नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है यहां से लेके इस फेनोमेना तक मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था। इस इंट्रोडक्शन में बस इतना है कि इस चैप्टर में हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे और अर्थक्वेक्स, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग, बिजलियों का कड़कना। चलो देखते हैं बिजलियां क्यों कड़कती हैं। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। तुमने देखा होगा कि जब सड़कों के किनारे जो खंभे लगे होते हैं, उन खंभों के तार अगर ढीले पड़ जाते हैं तो उन खंभों से हमें चिंगारियां देखने को मिलती हैं। दिस फेनोमेनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग। और जब हवाएं चल रही होती हैं ना, तो खंभों से जो चिंगारियां निकलती हैं ये बहुत आम बात हो जाती है, बहुत कॉमन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवाओं के चलने से जो वायर्स हैं वो हिलेंगे डुलेंगे, और जब एक बार वायर लूज हो गया, एक बार वायर हमारा हिलने लगा, तो भाई खंभों से चिंगारियां तो निकलेंगी ही निकलेंगी। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट्स। तुमने अपने घरों में भी देखा होगा। तुम अगर कभी टीवी का प्लग सॉकेट में लगा रहे हो ना, अगर आपका प्लग सॉकेट में ठीक से फिट नहीं हुआ है, अगर वो ढीला है, तो वहां पर भी आपको स्पार्क्स, चिंगारियां देखने को मिलती हैं। लाइटनिंग भी कुछ इसी प्रकार की एक चिंगारी है, लेकिन ऑन अ ह्यूज स्केल, लेकिन ये बहुत भारी मात्रा में होती है। इसलिए जब कभी भी बिजलियां कड़कती हैं तो हमें बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देता है। सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? बिल्कुल सुनाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। अब पुराने जमाने में लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये आसमान से चिंगारियां क्यों निकल रही हैं। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम। और इसलिए जब कभी भी बारिश होती थी या बिजलियां कड़कती थी तो पुराने जमाने के लोग डर जाया करते थे। उन्हें लगता था कि भगवान उनसे गुस्सा है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds। अब हम बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, हमें पता है कि बिजलियां क्यों कड़कती हैं। क्यों कड़कती हैं? चलो मैं आपको बताता हूं। लाइटनिंग इज कॉज्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द accumulation of charges in the clouds। जब बादलों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब जाकर बिजलियां कड़कती हैं। चलो इस चीज को एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये फिगर जो आप देख पा रहे हो, इस फिगर में यही बताया गया है कि कैसे बिजलियां कड़कती हैं, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो आप देख पा रहे हो ये जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ पानी है, जो समुद्रों में पानी है, हमारे यहाँ जो नदियों में पानी है, जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तब ये एवापोरेट करता है, तब ये भाप बनकर ऊपर आसमान में जाता है और आसमान में जाकर ये क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, इन क्लाउड्स के बीच में ना छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स होते हैं जो यूं ऐसे 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 मूव कर रहे होते हैं। और जब ये मूव कर रहे होते हैं ना, तो इनकी टकरार हो जाती है एक दूसरे से, जिससे कुछ चार्जेस क्रिएट होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्लाउड्स के ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, और जो निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है वो क्लाउड के नीचे वाले हिस्से पे इकट्ठा हो जाता है। अब जब ये क्लाउड का जो लोअर पार्ट है, यहां पर निगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए हैं, तो ये निगेटिव चार्ज जमीन पर, ग्राउंड पर पड़े सभी पॉजिटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बीच में एयर है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज से नहीं मिल सकता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वाटर यहां से एवापोरेट होकर ऊपर क्लाउड्स बनाता है, तो अगर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं आसमान में, तो वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज से मिल जाता है, और ये निगेटिव चार्ज नीचे पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज से मिल जाता है, जिससे बहुत तेज से धड़ाम की आवाज आती है। जो होता है ना, बिजलियों के कड़कने से आवाज होती है, वो इसी वजह से होती है। और इसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा प्रकाश भी आता है जब बिजलियां कड़कती हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। अब हम जानते हैं कि बिजलियां क्यों कड़कती हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सावधानियां बरत सकते हैं। हम इन बिजली के झटकों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? पहली बात तो बारिश में बाहर जाइए नहीं। जब कभी भी आप बारिश में बाहर गए हो और बिजलियां कड़क रही हैं, तो किसी छायादार जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, इससे आप बच सकते हो। इन डेडली स्पार्क, इन जानलेवा बिजली के झटकों से आप ऐसे बच सकते हो। समझ गए?
The sparks that the Greeks knew about। अब जो ग्रीक के लोग थे ना, ग्रीक एक कंट्री का नाम है, ग्रीस देश आपने सुना होगा, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने एक अलग प्रकार का स्पार्क, एक अलग प्रकार की चिंगारी देखी। ये कौन सी चिंगारी थी, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber was rubbed with fur it attracted light objects such as hair। उन्होंने देखा, एंशिएंट ग्रीक के लोगों ने देखा, ये तब की बात है 600 BC, ठीक है, 600 बिफोर क्राइस्ट, ये एक ईयर है, तब की बात है। उन्होंने देखा कि जब हम अंबर को फर के साथ रगड़ते हैं, जब हम अंबर को रोए के साथ रगड़ते हैं, तो अंबर चार्ज हो जाता है और हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा हेयर हो गया, बाल हो गया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अंबर क्या होता है? अंबर एक प्रकार का रेजिन होता है। रेजिन मतलब क्या होता है, पहले ये जानो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के पेड़ में से ना एक अलग प्रकार का चिपचिपा पदार्थ, एक जेली निकल के आता है, उसे हम रेजिन ही कहते हैं, ठीक है। तो अंबर भी एक तरीके का रेजिन है। आजकल ये गहने वहने बनाने के लिए यूज होता है, बहुत सजावट की भी काम में आता है, ठीक है। तो जब अंबर चार्ज हो जाता था, जब हम अंबर को रोए के साथ रगड़ते थे ना, तो अंबर चार्ज हो जाता था, जिसकी वजह से ये हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा बाल हो गया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। उन्होंने ये देखा, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। तुमने शायद ये देखा होगा, तुमने शायद ये नोटिस किया होगा कि जब कभी भी हम अपना ऊनी कपड़ा, जैसे कि हमारा स्वेटर हो गया या कोई टेरिकॉट का कपड़ा, जैसे कोई स्पोर्ट्स का कपड़ा है, ठीक है, टेरिकॉट का बना होता है वो, जब कभी भी आप ऐसे कपड़ों को उतार रहे हो ना, आपने देखा होगा कि आपके बाल, आपके जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। खासतौर पे जब आपने स्वेटर पहना होगा और जब स्वेटर को उतार रहे हो ना, आप देखोगे कि आपका जो हेयर है वो खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू इवन सी ए स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। अब जो ऊनी कपड़ा होता है यार, वो चार्ज होता है, वो ऑलरेडी चार्ज होता है, और वो हमारे हेयर्स, जो कि बहुत ही हल्की सी चीज है हेयर हमारा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है। और जब कभी भी हम ऐसे क्लोथ्स को, टेरिकॉट के कपड़े को या ऊनी के कपड़े को, जब कभी भी हम अंधेरे में निकाले ना, तो आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि उसमें से हल्की फुल्की चिंगारी निकलती है। अगर नहीं देखा तो अंधेरे में कोई टेरिकॉट का कपड़ा पहन लो और उसे उतारने की कोशिश करो। जब उसे उतारोगे ना, आप देखोगे यार कि एक हल्की सी रोशनी, एक हल्की सी चिंगारी निकल रही है, और उसके साथ साथ चुट चुट की आवाज भी आती है, क्रैकलिंग साउंड भी आती है, ठीक है। इन 1752, अब देखो, अब वहां के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि यार ये सब क्या है, तो इस पर खोजबीन किया गया, डिस्कवरीज किया गया, और 1752 ईयर का नेम है, ठीक है। अराउंड 1752 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवरी किया, इन्होंने एक खोज किया और ये दिखाया इन्होंने कि जो बिजलियों का कड़कना होता है, जो आसमान में बिजलियां कड़कती हैं, और जो हम अपने ऊनी और टेरिकॉट के कपड़े को उतारते समय जो चिंगारी हम देखते हैं, ये दोनों ना एक ही प्रोसेस है। बट जो बिजलियां कड़कती हैं वो बहुत भारी मात्रा में होती हैं, इसलिए हमें अच्छे से दिखाई देती हैं। लेकिन जो टेरिकॉट के कपड़े से या ऊनी कपड़े से जो चिंगारियां निकलती हैं वो बहुत हल्की होती हैं, इसलिए हमें अंधेरे में देखना पड़ता है। However, it took 2000 years for this realization to occur। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे 1752 में ही बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन इस बात का लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और इसलिए इस पर काफी डिस्कवरीज किया गया, और 2000 साल बाद ये कंफर्म हुआ कि बिजलियों का कड़कना और जो टेरिकॉट के कपड़े जब हम पहने होते हैं और जब उसे उतारते हैं तब जो चिंगारी निकलती है, वो दोनों सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब बूझो सोच रहा है कि यार एक ही चीज जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में बता दी थी, इस बात को फिर से दोबारा कंफर्म करने के लिए 2000 साल कैसे लग गए? पहली इसको बता रही है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल। जो वैज्ञानिक खोजबीन होता है ना, वो बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है और बहुत मेहनत से किया जाता है। इसी के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा, बहुत लंबा समय भी लग सकता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम क्या पढ़ेंगे यार? अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इंसान की प्रॉपर्टीज क्या है कि हम इंसान बोल सकते हैं, हम इंसान चल सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज है हम ये देखेंगे।
और हम क्या पढ़ेंगे, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो आसमान में बिजलियां कड़कती है ना, उससे कैसे रिलेशन है, क्या क्या रोल है इन इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिजलियों को कड़कने में। ठीक है, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। चलो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या नेचर होता है। लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको एक हम गेम बचपन में खेला करते थे यार। कौन सा गेम हुआ करता था? व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। हम बचपन में किया करते थे ना, जो स्केल मिलती थी ड्राइंग बॉक्स में अपने, उस स्केल को हम अपने बालों पर रगड़ते थे और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उस पर चिपकाते थे। तो क्यों हो जाता था ये? ऐसे होता था भाई कि जो प्लास्टिक का स्केल है जो हमारे बालों पर रगड़ रहा है ना, रगड़ने की वजह से प्लास्टिक का स्केल चार्ज हो जाता था और वो छोटे छोटे हल्के हल्के चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था, जैसे कि हल्की कागज का पेपर हो गया। समझ गए? चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 15.2 चार्जिंग बाई रबिंग। रगड़ने से कैसे ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं तो कैसे दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, इस चीज को हम देखते हैं एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी नंबर 15.1 क्या है इस एक्टिविटी में? टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगोरसली विथ अ पीस ऑफ पॉलिथीन। आपको करना क्या है, जो पेन होती है आपके पास, कोई भी पेन हो, उस पेन की रिफिल निकालो और रिफिल निकालने के बाद कोई एक पॉलिथीन ले लो, पॉलिथीन जिसमें सब्जियां लेके आते हैं आपके पापा, उस पॉलिथीन में ना अपने पेन की रिफिल बहुत तेजी से रगड़ो। ठीक है, रब करो। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। और उसके बाद जब रिफिल आपका चार्ज हो जाए तो उसे हल्के हल्के कागज के टुकड़ों के पास ले आओ। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखना इस एक्टिविटी को करते हुए कि जब कभी भी आप रिफिल को पॉलिथीन से रगड़ना ना, तो रगड़ने के बाद जहां पर आपने रगड़ा है रिफिल को, वहां पर अपने हाथों से टच नहीं करना, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स को आपका रिफिल अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब आप पॉलिथीन को रिफिल के साथ रगड़ते हो तो रिफिल हमारा चार्ज हो जाता है और हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच सकता है, जैसे कि छोटे छोटे कागज बाल को खींच सकता है। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स। आपको इस एक्टिविटी को दोबारा करना है, मतलब रिफिल को रगड़ो पॉलिथीन से और उसके बाद जो सूखी पत्तियां होती हैं, जो पेड़ से गिरी हुई सूखी पत्तियां होती है ना, उसकी तरफ ले जाओ। देखो कि क्या पत्तियां इस रिफिल से अट्रैक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो हस्क होता है, गांव में भूसा होता है ना गाय को खाने के लिए, उसका एक टुकड़ा ले लो और फिर अपने रिफिल से अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। देखो होता है कि नहीं होता है। जो सरसों का एक दाना होता है, जो सरसों का एक छोटा सा दाना होता है ना, उसको भी रिफिल से अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। देखो होता है कि नहीं होता। और ऑब्जर्व करो कि देखो कौन सी चीज अट्रैक्ट होती है, कौन सी चीज अट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge। जैसा कि हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जब हम अपने पेन के रिफिल को किसी पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं ना, तो इस रिफिल के पास कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाती हैं रगड़ने की वजह से। ठीक है, हम इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपने रिफिल को किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास अगर ले जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो पीस ऑफ पेपर्स इस रिफिल की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो रिफिल है, ये इस पॉलिथीन की रगड़ने की वजह से चार्ज हो गया है। समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अपने प्लास्टिक के कंघी को अपने सूखे बालों के साथ रगड़ते हैं ना, तो प्लास्टिक की कंघी भी चार्ज हो जाती है और वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, और इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीजों को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलिथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट्स चार्ज। ध्यान रहे कि जब हम रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को चार्ज कर रहे हैं रगड़ के पॉलिथीन और अपने हेयर्स से ना, तो केवल रिफिल और प्लास्टिक की कंघी ही चार्ज नहीं हो रही, बल्कि ये पॉलिथीन और हमारे हेयर्स भी चार्ज हो जा रहे हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स
that are familiar to you। अब इस एक्टिविटी 15.2 में ना यार यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। देखो इस एक्टिविटी को हम करते हैं और इस टेबल को भरते हैं। यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया गया है, इस टेबल के ऑब्जेक्ट्स को हमें इस वाले टेबल के ऑब्जेक्ट के साथ रब करना है, रगड़ना है। जैसे देखो रिफिल ले लो प्लास्टिक की, उसे पॉलिथीन के साथ रगड़ो। बलून गुब्बारा ले लो, उसे फुला लो और फिर पॉलिथीन के साथ रगड़ो। इरेजर जो हमारा जो इरेजर आता है ना रबड़ पेंसिल को इरेज करने के लिए, उस इरेजर को लो और ऊन से रगड़ो, वूल से रगड़ो। फिर देखो क्या होता है, जो स्टील की चम्मच होती है ना उसे पॉलिथीन से रगड़ो। फिर देखो क्या होता है, कुछ ऐसी और भी चीजें ले लो। कॉइन ले लो, सिक्का को जो हमारी जो पैसों की कॉइन होती है ना, कॉइन ले लो और उसे पॉलिथीन से रगड़ो। देखो क्या होता है। चलो जब आप ये एक्टिविटी करोगे ना तो आप देखोगे कि जब हम रिफिल को पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं ना और उसके बाद जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं रिफिल को, तो रिफिल उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम भरेंगे अट्रैक्ट्स, ठीक है, और यहां पर हम भरेंगे चार्ज्ड। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब चार्ज है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा मतलब नॉट चार्ज्ड। समझ गए? पहले में क्या भरोगे, अट्रैक्ट्स और चार्ज्ड। दूसरा, जब हम बलून को पॉलिथीन के साथ रगड़ेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि ये जो बलून है ना ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। अट्रैक्ट्स लिखेंगे इस वजह से और यहां पर लिखेंगे चार्ज्ड। ठीक है, जब हम इरेजर को वूल से, ऊन से रगड़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि ये इरेजर फिर से कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे अट्रैक्ट्स और यहां पर हम लिखेंगे चार्ज्ड। ये सारी चीजें हमें पता है क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी की हुई है। आप भी करना, आपको भी पता चल जाएगी। ठीक है, स्टील का जो चम्मच होता है जब हम इसे पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं, स्टील का चम्मच चार्ज नहीं होता, ध्यान रहे, क्योंकि ये मेटल है, ये स्टील है ना, ये मेटल है और इसी के लिए जब हम इसे पॉलिथीन से रगड़ेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे डज नॉट चार्ज या डज नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे हम नॉट चार्ज्ड। क्वाइन हमने लिया था, सिक्के को जब हम पॉलिथीन से रगड़ते हैं तो सिक्का, ये जो क्वाइन है ये भी एक मेटल है और इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे नॉट चार्ज्ड। तो होप आपको टेबल 15.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप और भी चीजें ले सकते हो, एक दूसरे से रगड़ के देखो क्या और भी चीजें ऐसी हैं जो चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फन होगा। चलो ओके, हम अपने थर्ड टॉपिक पर चलेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि ये चार्जेस कब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब कब एक दूसरे से मिलते हैं और कब एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हमने ना 15.1 वाले टेबल से दो चीजों को उठा लिया है, बलून को और रिफिल को, ताकि हम ये एक्टिविटी 15.3 कर पाए। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है कि इन्फ्लेट टू बलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। आपको दो गुब्बारे लेने हैं, उन्हें फुला देना है और उन्हें बिल्कुल ऐसे टांग देना है जैसे वो एक दूसरे से टच ना हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, रब बोथ द बलून्स विथ अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब इन दोनों गुब्बारों को ना किसी ऊनी कपड़े से रगड़ दो, रब कर दो, उसके बाद छोड़ो। आप क्या देखोगे, चलो जैसा देख पा रहे हो आप इस फिगर में, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये जो दोनों बलून्स है ना वो एक दूसरे के दूर चले जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, चलो मैं बताऊंगा अभी आपको। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। अब आपको सेम एक्टिविटी करनी है लेकिन बलून्स की जगह आपकी जो पेन की रिफिल होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, करना क्या है, रब वन रिफिल विथ पॉलिथीन, प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। आपको करना क्या है, आपको पेन की रिफिल निकालनी है, फिर उसे किसी पॉलिथीन से रगड़ना है, उसके बाद एक ग्लास ले लो, प्लास्टिक का या शीशे का ग्लास ले लो और बिल्कुल ऐसे रख दो रिफिल को। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, रब द अदर रिफिल आल्सो विद पॉलिथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज्ड रिफिल। आपको दूसरी रिफिल लेनी है, उसे भी पॉलिथीन के साथ रगड़ना है और ग्लास में पहली वाली रिफिल के साथ रख देना है। Be careful not to touch the charged end with your hand। ध्यान रहे कि आपने रिफिल का जो हिस्सा पॉलिथीन के साथ रगड़ा है
उस हिस्से को अपने हाथों से, अपने हैंड से टच नहीं करना, क्योंकि रिफिल जो हमारा अब तक चार्ज है वो आपके हैंड से टच होने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा और ये एक्टिविटी हमारी फेल हो जाएगी। समझ गए? इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर? जब तुम दोनों रिफिल्स को एक ही ग्लास में रखोगे तो क्या तुम्हें उन रिफिल में कोई फर्क दिख रहा है? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर? तुम क्या देखोगे कि ये जो रिफिल्स हैं, ये जो बलून्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं? क्या देखोगे तुम? चलो मैं आपको बताता हूं यार। ये जो बलून है ना, इन दोनों बलून्स को अगर हम ऊनी कपड़े, वुलन क्लोथ से रगड़ते हैं तो ये दोनों बलून ना सेम चार्जेस ले लेते हैं, और हम जानते हैं कि सेम चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। समझ गए? और यही रीजन है इस रिफिल का भी। अगर इस रिफिल को भी हम पॉलीथीन से रगड़ेंगे, इस रिफिल को भी हम पॉलीथीन से रगड़ेंगे, तो दोनों रिफिल में एक ही चार्ज होगा, और हम जानते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखो, अब कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है हमें। चलो, अभी तक तो हमने बलून और बलून को साथ में रखकर देखा था, रिफिल को रिफिल के साथ में रख के देखा था। अब हम बलून और रिफिल इन दोनों को पास में लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जब आप लेके आओगे ना तो आप देखोगे कि ये बलून आपका इस रिफिल को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि भाई बलून है, इसके पास अलग चार्ज है, और ये रिफिल है, इसके पास अलग चार्ज है। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए ना? चलो, हमने इस एक्टिविटी में जो कुछ भी सीखा वो यहां पर लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है कि एक चार्ज्ड बलून दूसरे चार्ज्ड बलून को रिपेल करता है, मतलब उससे दूर जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सेम चार्जेस होते हैं। समझ गए? चलो, अ चार्ज्ड रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज्ड रिफिल। अगर दो रिफिल एक साथ रखे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों रिफिल्स में सेम चार्जेस हो जाएंगे। जहां सेम चार्जेस, वहां पर एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। लेकिन तीसरे वाले केस में जब हमने बलून को रिफिल के पास ले आया तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाते हैं अपोजिट चार्जेस। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल? क्या इसका यह मतलब है कि बलून में जो चार्ज है वो अलग है और रिफिल में जो चार्ज है वो अलग है? बिल्कुल सही। बलून में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो और इस रिफिल में हो सकता है निगेटिव चार्ज हो, या इस बलून में निगेटिव चार्ज हो तो इस रिफिल में पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल दो ही प्रकार के चार्जेस होते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो, एक प्लस और एक माइनस। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को हम एक साथ लेके आए तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा भी गया है कि सेम काइंड वाले चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ गए? वहीं पर जो डिफरेंट काइंड वाले चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज द कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज अक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड when it is rubbed with silk as positive। हम ये बहुत पुराने समय से मानते आ रहे हैं कि अगर हमने ग्लास रॉड को किसी रेशम, किसी सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, रगड़ा ना, तो ग्लास रॉड हमारा चार्ज हो जाता है और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक फैक्ट है, ये एक याद रखने वाली चीज है। हमेशा याद रखना कि अगर हम ग्लास रॉड को किसी सिल्क, किसी रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव। और ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज बच गया उस चार्ज को हम निगेटिव चार्ज कह देंगे, क्योंकि इस ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव है, जो बच गया वो निगेटिव। समझ गए? चलो आगे चलते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene there is attraction between the two। हमने ये देखा है कि जब अगर हमने ग्लास रॉड को किसी रेशम, किसी सिल्क के साथ रगड़ कर चार्ज कर लिया और अगर किसी प्लास्टिक की पाइप को, जैसे जो रिफिल हो गया, उसको अगर हमने पॉलीथीन के साथ रगड़कर चार्ज कर लिया ना, तो ये ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक, ये दोनों चार्ज हैं और एक दूसरे के पास ले आएंगे ना, तो क्या होगा? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। ये ग्लास रॉड इस प्लास्टिक के पाइप को अपनी तरफ चिपका लेगी। ऐसा क्यों होता है? चलो हम आगे आपको बताएंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? हमने देखा कि इस ग्लास रॉड के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आपका क्या सोचना है कि अगर ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लास्टिक के पाइप के पास कौन सा चार्ज होगा?
भाई तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारा गेस बिल्कुल सही है कि ये जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ है ना, इसके पास निगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो ग्लास रॉड है ये प्लास्टिक के साथ अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां तक समझ लिया। चलो आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब यहां पर कुछ ज्ञान की बातें बताई गई हैं कि जो चार्जेस हमने डेवलप किया है दो चीजों को रगड़कर, जैसे हमने रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ा था तो हमने देखा था ना कि रिफिल चार्ज हो गया है। सेम ऐसे अभी हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा तो हमने देखा ग्लास रॉड हमारा चार्ज हो गया है। तो ये जो चार्जेस है ना, ये स्टैटिक चार्जेस हैं। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव तो होते ही है, इनके अलावा स्टैटिक चार्जेस और डायनामिक चार्जेस। स्टैटिक का मतलब ऐसे चार्जेस जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं। समझ में आया? अगर हम दो चीजों को रगड़ते हैं तब जो चार्ज क्रिएट होता है वो हमारा स्टैटिक चार्ज कहलाता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं कि व्हेन चार्जेस मूव, और चार्जेस मूव कब करते हैं? जब ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक स्टैटिक चार्ज है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, तो हमें ये बताओ कि चार्जेस मूव कब करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब चार्जेस मूव करते हैं ना, दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहां लाइट आ गई है। जब चार्जेस मूव करने लगते हैं ना तो हमारे घरों में जो बल्ब लगे हैं वो जलने लगते हैं, हमारी टीवी चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने क्लास 6th से ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ा है कि जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आता है तभी जाकर बल्ब जलता है। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है या जो बल्ब जल जाते हैं वो क्यों जलते हैं? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जो हमारे घरों में तार होते हैं ना, उसमें निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है और इसीलिए बल्ब जल जाते हैं। इसीलिए जो हमारे घरों के तार होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो गर्म हो जाते हैं। समझ गए? इस टाइप के चार्ज को हम डायनामिक चार्ज मतलब हमेशा मूव करने वाले चार्जेस कहते हैं। समझ गए? और जो रबिंग से चार्ज क्रिएट होता है उसे हम स्टैटिक मतलब कभी न मूव करने वाले चार्जेस कहते हैं। समझ गए? चलो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 15.4 ट्रांसफर ऑफ चार्ज। भाई साहब, हम चार्जेस को भी किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलो देखते हैं। एक एक्टिविटी से हम इसे देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 15.4। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक खाली जैम का डिब्बा, एक जैम का बॉटल चाहिए। जैम जानते हो ना, ब्रेड जैम हमारे घरों में आता है खाने के लिए। जैम का आपको खाली डिब्बा चाहिए। उस खाली डिब्बे के ऊपर आपको एक दफ्ती, एक कार्डबोर्ड काट के रख देना है। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? पियर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। इस कार्डबोर्ड के अंदर ऐसा छोटा सा होल कर दो ताकि ये जो मेटल वाला पेपर क्लिप है ना वो इसके अंदर जा सके। ये क्या है? ये मेटल वाला पेपर क्लिप है। इसको हम कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे होल करके डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये जो दो पट्टियां दिख रही है ना, ये तुम्हें कहां से मिलेंगी? ये एल्युमिनियम की पट्टियां हैं, कहीं पर भी मिल जाएंगी आपको, किसी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएंगी। इनकी साइज 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे ही एक मेटल पेपर क्लिप ले लो। इस मेटल वाले पेपर क्लिप पे दो एल्युमिनियम की पट्टियां ऐसे लटका दो और उसके बाद आपको क्या करना है? चार्जर रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। आपको एक रिफिल लेना है, उसको पॉलिथीन से रगड़कर चार्ज कर लेना है। जब ये रिफिल चार्ज हो जाए ना, इस रिफिल को इस मेटल वाले पेपर क्लिप के साथ टच कराओ। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स? तुम क्या देखोगे? क्या कोई फर्क पड़ रहा है इन एल्युमिनियम की पट्टियों पर? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? क्या ये एल्युमिनियम की पट्टियां एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं या एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जा रही हैं? क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में? चलो मैं आपको बताता हूं यार कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है, जैसे देखो ये है, ये रिफिल है फॉर एग्जांपल, इसके पास माइनस निगेटिव चार्ज है। ठीक है? तो ये अपना निगेटिव चार्ज इस मेटल पेपर क्लिप के थ्रू ट्रांसफर करके इन एल्युमिनियम की पट्टियों को दे देगा, जिसकी वजह से इन एल्युमिनियम स्ट्रिप्स पर भी निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस रिफिल के पास केवल एक ही चार्ज है, निगेटिव वाला। ये इन एल्युमिनियम स्ट्रिप्स को भी निगेटिव चार्ज ही देगा और जहां पर दो सेम चार्जेस हो गए वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। अब समझ गए? चलो क्यों ऐसा होता है हम इसको और
कोई चार्ज बॉडी ले ले, चाहे तुम ग्लास रॉड भी ले लो यहां पर, चाहे तुम स्केल को अपने बालों से रगड़ लो और फिर इस मेटल वाले पेपर क्लिप से टच कराओगे ना, तुम देखोगे कि हर बार ये जो एल्युमिनियम की पट्टियां हैं एक दूसरे को रिपेल कर दे रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें केवल एक ही चार्ज तो होगा ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है तो पॉजिटिव नीचे आकर इसे भी पॉजिटिव चार्ज कर देगा और इसे भी पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। दोनों के पास जब पॉजिटिव चार्ज, तो हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। समझ गए? चलो, कैन दिस apparatus बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट? क्या हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई चार्ज बॉडी होगी तो ये एल्युमिनियम स्ट्रिप्स दूर हो जाएंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होगा तो इन एल्युमिनियम की पट्टियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट चार्ज है, कौन सी ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है। ठीक है, चलो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर? क्या तुम्हें पता है कि ये एल्युमिनियम की पट्टियां एक दूसरे को रिपेल क्यों करती है? बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि इन एल्युमिनियम की पट्टियों के पास सेम चार्जेस आ जाएंगे, या तो निगेटिव निगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलो यहां पर पढ़ते हैं जो इस एक्टिविटी में हुआ है, यहां पर बताया गया है। चलो एक रनिंग वे में पढ़ लेते हैं कि जो एल्युमिनियम की पट्टियां है ना, रिसीव द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल। इस चार्ज रिफिल के पास अगर माइनस चार्ज है तो यही चार्ज इन दोनों पट्टियों के पास भी आएगा, और इन दो पट्टियों पे अगर सेम चार्जेस हो गए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जो स्ट्रिप है कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, और जिसकी वजह से ये एल्युमिनियम की पट्टियां दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। इस प्रकार के यंत्र का हम यूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, और इसीलिए हम इस डिवाइस का एक स्पेशल नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। याद रहेगा ना इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस used to test whether any object is charged or not। समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं कि thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। और इसी वजह से, इस एक्टिविटी के करने की वजह से हमें यह पता चलता है कि कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे ये रिफिल है, तो वो अपने चार्ज को दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है किसी मेटल के थ्रू। इस वाले मेटल पेपर टिप के थ्रू हमने किया था ना, तो बिल्कुल ऐसे ही किसी एक ऑब्जेक्ट से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में अपने चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप यार कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 1 में बस